आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। आज के दिन जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती भी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा दिवस भी आज के दिन पूरी दुनिया मनाती है। दोनों चीज का जो संबंध है वो बहुत गहरा है हमारे समाज से, दबे पिछड़े समाज से, उस समाज से जिसका हिस्सा मारा गया, जिसको समानता नहीं मिली। इस देश में समानता के लिए जो आंदोलन चले, उन्हीं लोगों ने आंदोलन चलाए जिन लोगों ने देखा कि आम आदमी का जीवन कितना कष्टकारी है। हमारा इतिहास उन लोगों से शुरू होता है जिन लोगों ने सवाल करना शुरू किया, जिन लोगों ने आम आदमी के साथ समानुभूति रखी, उन पर दया आई, उनके ऊपर सहानुभूति रखी, उन पर तरस आया, उनके लिए कुछ करने का प्रयास किया। ऐसे बहुत से राजा भी हुए, मनीषी भी हुए, ऋषि मुनि हुए, कवि हुए, बहुत से आंदोलन चले। लेकिन इस देश के अंदर बुद्ध ने एक ऐसा आंदोलन शुरू किया जिनका सपना था कि इस देश में और पूरी दुनिया के अंदर समतामूलक समाज की स्थापना होनी चाहिए। बुद्ध का वो उपदेश पूरी दुनिया ने सुना, पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हुआ और जितनी भी अच्छाइयां हैं पूरी दुनिया में, वो कहीं ना कहीं बुद्ध ने अपने उपदेशों में बताई। तो हमारे समाज का जो पहला आइकॉन है वो महामानव बुद्ध है। बुद्ध ने जो कुछ भी कहा वो हमारे कल्याण के लिए कहा। दूसरे आइकॉन हमारे हैं सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने इस देश में ऐसा राज कायम किया जिससे सबको न्याय मिल सके, सबके व्यक्तित्व का विकास हो सके, कोई आडंबर ना हो, लोग कानून के रास्ते पर चले, राजा, प्रशासक, अधिकारी जनता की समस्याओं को हल करें। सम्राट अशोक के बाद में देश गुलाम होता गया, लेकिन उसके बाद भी इस देश में हमारे जो प्रेरणा पुरुष थे, उन लोगों ने हमारे भारत पर बहुत से लेख लिखे, बहुत से काम किए। बहुत से संत ऋषि ऐसे हैं जिनके नाम लिए जा सकते हैं। संत कबीर भी हमारे समाज के दूर से हुए। कबीर ने सवाल करना सिखाया, अंधविश्वासों के खिलाफ बोलो, जो भी असमानता है उसके खिलाफ बोलो। रैदास जी ने कहा, संत शिरोमणि रैदास जी ने, कि हम एक ऐसे व्यवस्था करना चाहते हैं जिसमें सबको रोटी कपड़ा मकान मिले, सब लोग स्वस्थ रहे और हमारे काम को इज्जत मिले। हमारे बाद में गुरु नानक हुए। गुरु नानक जी उन्होंने भी कहा कि लोगों को समानता मिलनी चाहिए, स्त्री पुरुष समान होने चाहिए। गुरु गोविंद सिंह उन्होंने भी आम आदमी के बारे में सोचा और ऐसी स्थिति पैदा की कि व्यक्ति संत भी हो और सिपाही भी, अंदर से दिल से संत हो लेकिन ऊपर से मजबूत हो, अनुशासित हो। ऐसे लोग भी देश के अंदर मान सम्मान के साथ जी सकते हैं और विरोध करना सीखें सत्ता का, ताकत का, उत्पीड़न करने वालों का। हमारे बीच ही ज्योतिबा फुले पैदा हुए। ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने, फातिमा शेख जी का फोटो लगा हुआ है, फातिमा शेख जी के साथ मिलकर के हमारे जो पूर्वज जो लड़के लड़कियां रहे होंगे उनके लिए स्कूल खोले, उन्हें पढ़ाया लिखाया। उनकी बहुत आलोचना हुई, बहुत बुराई हुई, लेकिन उन्होंने पढ़ाना लिखाना बंद नहीं किया। देश में जब अंग्रेजी राज आया, अंग्रेजी राज को कहते जरूर है कि उन्होंने हमें गुलाम बनाया, लेकिन असलियत ये है, जितनी भी खोजें हुई हैं, हम लोगों के समाज को, दबे पिछड़े समाज को, हमको तो आजाद करने का काम अंग्रेजों ने ही किया। अगर अंग्रेज ना आते इस देश में तो शायद हम अभी और गुलाम रहते। ना अंग्रेज आते, ना ज्योतिबा फुले को मौका मिलता कि हमारे बच्चों को पढ़ाते, न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को विदेशों में पढ़ने का मौका मिलता।
ना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान लिखने का मौका मिलता, और फिर ऐसी स्थिति नहीं आती कि हमारे बीच से लोग राष्ट्रपति बनते, मुख्यमंत्री बनते, प्रधानमंत्री बनते। ऐसी स्थिति आ गई कि लोकतंत्र की स्थापना हुई और आज की तारीख में राष्ट्रपति भी एसटी से हैं, हमारे बीच से हैं। और इस देश की सरकारें चाहे जो बदले वो संविधान के अनुसार चलने को मजबूर है। हमारे जो खिलाफ मनुवादी रहते हैं, जिन लोगों को ये लगता है कि देश पर और देश के संसाधनों पर उन्हीं का कब्जा होना चाहिए, वही इस देश के मालिक हैं, वो लोग लगातार इस षड्यंत्र पे चलते रहे हैं कि चाहे वो हमारा आरक्षण हो, चाहे SC/ST एक्ट हो, उसको वो नुकसान पहुंचाते रहते हैं। अभी भाई हरिनंदन जी ने जिक्र किया कि 2 अप्रैल को हमारे 12 बच्चे मर गए थे। उनकी याद में हमने स्तंभ बनाया, बहुजन क्रांति स्तंभ, सराय सेना बुलंदशहर में 53 फुट का स्तंभ है, जहाँ पर अभिलेख लगे हुए हैं। सारे जितने भी हमारे बहुजन आइकॉन्स थे उनके विचार लगे हुए हैं। एक ऐसा प्रेरणा केंद्र आप लोगों ने वहाँ बनाया है, जिस पर देश विदेश से लोग लगातार आते हैं, पूरे साल आते रहते हैं। और जो भी आता है उसको ये लगता है कि यहाँ पर हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में बहुत बड़ी प्रेरणा हमको दी गई और हम भी समाज के लिए कुछ काम करें, ऐसी भावना वहाँ पर लोगों को आती है। हमारे बीच में बहुत बड़े बड़े नेता हुए। कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती है। कर्पूरी ठाकुर जी ने सन 78 में, बहुत पहले, इतना बढ़िया 26% रिजर्वेशन दिया बैकवर्ड क्लास के लोगों को। ये अपने आप में समय से बहुत आगे की चीज थी। जिस समाज में उन्होंने जन्म लिया, उस समाज ने कभी इस देश पर शासन किया था। नंद वंश ने, उसके बाद मौर्य वंश आया। लेकिन जो भावना है कि आम आदमी को हम ताकतवर बनाएंगे, ये भावना उनकी इतनी मजबूत थी कि उन्होंने कभी भ्रष्टाचार नहीं किया, ईमानदार रहे, जीवन भर मेहनत की, ना रिश्तेदारों के नाम संपत्ति की, ना दोस्तों के नाम संपत्ति की, फटा कुर्ता पहन करके राजनीति की। और राजनीति के करने वाले नेताओं को एक उदाहरण पेश किया 2 बार मुख्यमंत्री होकर के कि हाँ, देश में अगर आम आदमी साथ देगा तो इस देश के अंदर बाबा साहब के संविधान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बाबा साहब के संविधान के अनुसार तो उसमें सभी को अधिकार मिले, महिलाओं को भी, मनुवादियों को भी, बहुजनों को भी, सबको। कोई ये नहीं कह सकता कि उस संविधान में हमें कम अधिकार मिले हैं। बाबा साहब ने अपने बच्चों को जितने अधिकार दिए, उतने ही अधिकार अपने विरोधियों के बच्चों के लिए दिए हैं। इससे बड़ी बाबा साहब की महानता क्या हो सकती है? साथियों, अभी भी बहुत से लोग जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं कि SC/ST एक्ट फिर दोबारा से खत्म कर दिया जाए। पूरे समाज के जागरूक लोग लगातार इसमें लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से SC/ST एक्ट कमजोर न किया जा सके। अभी पिछले दिनों एक निर्णय आया कि SC/ST एक्ट बंद कमरे में नहीं लगेगा। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि बंद कमरे में जब जातिवाद चलता है, बंद कमरे में महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, बंद कमरे में गैंगरेप होता है, बंद कमरे में बेइज्जती होती है, फोन पर गालियां दी जाती हैं शेड्यूल कास्ट के लोगों को, दबंग लोगों के द्वारा, तो SC/ST एक्ट क्यों नहीं लगेगा? कभी आरक्षण के पीछे तो कभी SC/ST एक्ट के पीछे यही 2 चीजें रह गई हैं। देश में लाखों करोड़ों मुकदमे पेंडिंग पड़े हुए हैं, लंबित पड़े हुए हैं, उनका ध्यान नहीं आता। लेकिन जो कमजोर हैं, पीड़ित हैं, पिछड़े हैं, उन्हीं के पीछे लगे रहते हैं। मंडल कमीशन की बात आती है तो अब तक उसकी 2 बार समीक्षा हो जानी चाहिए थी। मंडल कमीशन पूरा लागू हो जाना चाहिए था। लेकिन पिछड़े समाज में अगर ताकत आ गई तो उनको डर है फिर अल्पसंख्यक की ताकत मांगेंगे, और एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि देश के अंदर जो मेहनत कर रहा है उसी के पास पैसा होने लगेगा, उसी का पैसा बढ़ने लगेगा। जबकि उन लोगों ने ऐसी व्यवस्था कर दी है, चाहे कोरोना जैसी बीमारी आए, चाहे गरीबी आए, लेकिन उनका पैसा, उनकी दुकानदारी लगातार बढ़ती रही है। अमेरिका के सामने
डॉलर के सामने रुपए का चाहे जो हाल हो, लेकिन 2014 से पिछड़े वर्ग के पास जिसके पास 20 रुपए थे वो आज कम होकर के 10 रुपए रह गए हैं। गरीबी इतनी बढ़ा दी गई है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। ऐसे हाल से इसका एक ही इलाज है कि हमारे गांव में रहने वाले लोग, गरीबों में रहने वाले लोग, उनको शिक्षित किया जाए, प्रशिक्षित किया जाए। और जो इन गांव से पढ़ लिख करके लोग बाहर चले गए नौकरियों में, कोई अधिकारी बना, कोई नेता बना, कोई वकील बना, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर बना, वो लोग अपने गांव की जिम्मेदारी लें कि हम अपने गांव के बच्चों को भी, उनको भी मोटिवेट करेंगे, प्रेरित करेंगे कि वो भी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आगे आए। आज अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का दिवस है। मैं चाहूंगा कि हमारे बच्चे ऐसी शिक्षा लेकर के आगे बढ़े कि वो भी कल को कलेक्टर, कप्तान जैसी कुर्सियों पर बैठे। हम भी आर्मी की तरह गांव से निकल करके आए। ऐसे ही हमारे पिता गांव में रहते थे, हम भी गांव में रहते थे, बिल्कुल नंगे पैर घुमा करते थे। सबकी स्थिति ऐसी ही थी, कोई राजा महाराजा नहीं थे। लेकिन मैं आपको एक ताकत बताता हूँ। सबसे बड़ी ताकत कौन सी है जो किसी गांव वाले को राजा बना सकती है, अधिकारी बना सकती है, मंत्री बना सकती है? सबसे बड़ी ताकत है पंचशील की ताकत। पंचशील की ताकत जिसने समझ ली, पंचशील का मतलब है कि हिंसा मत करो, गाली गलौज मत करो, मारपीट मत करो, मुकदमेबाजी मत करो, नशा मत करो, शराब मत पियो, गांजा तंबाकू जिस्म मत करो, स्वच्छ रहो, झूठ मत बोलो, ठीक है, चोरी डकैती मत करो। पंचशील का मतलब यही है कि हमको कोई गलत काम नहीं करना है। यही अपने बच्चों को सिखाना है। अपने गांव में भी देखना, अपने पड़ोस के गांव में भी देख लेना। उन्हीं परिवारों के और उन्हीं बिरादरियों के लोग आगे आ पाए जिन्होंने पंचशील को अपनाया था। बाबा साहब ने कहा कि आप शिक्षित बनिए, अंग्रेजी शिक्षा जरूर पढ़िए, इकट्ठा होकर के रहो, संघर्ष करने के लिए तैयार रहो। हमेशा आपको संघर्ष करना पड़ेगा, कभी मुकदमों के द्वारा, कभी आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। अपने शरीर को मजबूत करिए और अपनी जो नीति है समाज की, चाहे राजनीति की, उस सब नीति को स्पष्ट रखिए। हम भारत के संविधान की शपथ लेकर यह प्रण लेते हैं कि हम आजीवन किसी भी चुनाव में संविधान के दुश्मन, सामाजिक न्याय के दुश्मन, आरक्षण के दुश्मन और किसी भी तरह के जो भी राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय की बातें हैं, उनके किसी भी विरोधी को ना टिकट देंगे, ना दिलवाएंगे, ना वोट देंगे, ना वोट दिलवाएंगे। हम उसी को वोट देंगे जो संविधान की रक्षा करेंगे, अम्बेडकरवाद की रक्षा करेंगे, मंडल कमीशन लागू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।